हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज मैं जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चों की हिंदी की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन बच्चों को जो बिहार बोर्ड की क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और उनकी जो हिंदी की किताब है गोधुली भाग 1। तो मैं उन बच्चों से बातें करना चाहता हूँ। उनका एक पाठ है, उनकी एक कविता है रुको बच्चों। इस कविता के बारे में बातें करना चाहता हूँ, इसके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो बच्चों, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो कविता है रुको बच्चों, इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। मैं आप सब बच्चों को याद दिलाना चाहूँगा कि राजेश जोशी जी की एक कविता है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो हिंदी की किताब है क्षितिज, उसमें भी इनकी ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और वो भी कविता बड़ी अच्छी कविता है, बड़ी भावप्रवण कविता है। और यहाँ पर हम राजेश जोशी जी की एक और कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रुको बच्चों। और ये एक संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि इसमें भी उन्होंने बच्चों के बारे में लिखा है। तो थोड़ा सा कवि परिचय राजेश जोशी जी का। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद में पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन काम किया है। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। उन्होंने कुछ लघु फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी काम किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी, एवं रूसी कवि मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और चांद की वर्तनी। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय से युक्त होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावना की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है। यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में है, और वो कितनी जल्दी में है। इतनी जल्दी में है लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं है, वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है। ऐसे में कवि बच्चे को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चा जो हमारा भविष्य है, बच्चा जो हमारा भविष्य है, जो हमारा स्वर्णिम भविष्य हो सकता है, वह कहीं इनकी अंधी रफ्तार में दब कुचल ना जाए। बहुत गौर करने की बात है कि बच्चा जो हमारा भविष्य है वह कहीं इनकी अंधी रफ्तार में दब कुचल ना जाए। प्रतीकार्थ यह कि बच्चे रुक कर चलें, संभल कर चलें, सोच विचार कर आगे बढ़ें और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा ना बने। यही अभिप्राय है कवि राजेश जोशी जी का, जो इस कविता के जरिए वो कहना चाहते हैं, जिस कविता का नाम है रुको बच्चों। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि राजेश जोशी जी के साथ में जो सबसे खास बात है कि एक तो उन्होंने पत्रकारिता का काम किया था, जर्नलिज्म का। तो इस काम के जरिए उन्होंने देश दुनिया को देखा है, देश दुनिया को देखा है, गाँवों की व्यवस्था को देखा है, शहरों की व्यवस्था में देखा है। इन्होंने लोगों के जनजीवन का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। इसके साथ साथ में मुझे लगता है इन्होंने देश दुनिया में, गाँव में, शहरों में रह रहे बच्चों के जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ शोध किया है, काफ़ी कुछ इन्होंने समझा है। तभी तो वो इतना भावप्रवण, इतनी इमोशनल कविता लिख पाए हैं।
और मुझे याद है इनकी जो पिछली कविता मैंने पढ़ी थी सीबीएसई बोर्ड के 9 क्लास के बच्चों के लिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो कविता इतनी इमोशनल थी कि उस कविता को पढ़ते समय, व्याख्या करते समय 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे आंसू ना निकल जाएं और मैं इस तरह की स्थिति से बचना चाहता हूँ। लेकिन वो सचमुच वो कविता बड़ी अच्छी थी। अब हम लोग आज देखते हैं कि आज की कविता में राजेश जोशी जी क्या कहना चाहते हैं। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। तो राजेश जोशी जी ने कविता को शुरू किया है तो वो कहते हैं कि रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। वो जो सर्र से जाती सफ़ेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वह 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। दिन महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर राजेश जोशी जी ने जो कविता लिखी है तो उन्होंने देश की कार्यपालिका के बारे में, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है शहरों में, गाँव में, सब जगहों में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं ना। तो ये जो सारे शहर के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अक्सर इनकी जो कार होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। ये सरकार की तरफ से एक प्रोटोकॉल है कि उन्हें सफ़ेद कार मुहैया कराई जाती है, जिसमें कभी कभी तो पर्दे भी लगे होते हैं। और कई बार तो इनकी गाड़ियाँ काफिले के तौर पर सड़कों पर से गुजरती हैं। इनके आगे भी 1-2 गाड़ियाँ होंगी, पीछे भी 1-2 गाड़ियाँ होंगी, और ऐसा होगा माहौल जैसे कि लोगों से कहा जा रहा हो कि भाई सड़क को खाली कर दो, बहुत बड़े साहब गुजर करके जाने वाले हैं, ऐसी फीलिंग होती है। और इस तरह से इनकी गाड़ियां सड़कों पर गुजरती हैं। तो यहाँ पर कवि यही बात कहते हैं कि जब इस तरह की सफ़ेद गाड़ियां गुजर रही हों जिसमें देश की कार्यपालिका के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इतने बड़े बड़े ऑफिसर उससे जा रहे हों, तो बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, पहले इनकी गाड़ियों को गुजर जाने दो। इसके साथ साथ ही कवि महोदय ने इस व्यवस्था पर चोट भी किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर सफ़ेद कार में सड़कों पर इस तरीके से इतनी जल्दी में जाते हैं, ये जाने को तो जल्दी जाते हैं, लेकिन ये अक्सर अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में समय पर नहीं पहुंचते। और कई बार तो इनके ऑफिस में इनके टेबल पर फाइल्स का जो काम इन्हें निपटाने हैं उसका अंबार सा लगा होता है, और कई बार तो उन कागज़ों में, उन एप्लीकेशंस में रखे रखे दीमक भी लग जाता है, गुम हो जाती है लोगों की फाइलें। और अगर ये सही तरीके से काम करें, सही समय पर अपने ऑफिस में पहुंचा करें, ऑफिस में पूरा 8 से 10 घंटे का समय दिया करें, तो इनके टेबल पर कागज़ों का, एप्लीकेशंस का, फाइल्स का अंबार ही न लगे। लेकिन यही सारा कुछ कहते हुए कवि महोदय यही कमेंट कर रहे हैं, यही टोंट कस रहे हैं वो इन सारे ऑफिसर्स पर या उन लोगों पर जो सफ़ेद कार में जाते हैं। सफ़ेद कार में कई बार हमारे मंत्री वगैरह भी जाते हैं, है ना, विधायक भी जाते हैं, एमपी जाते हैं। लेकिन ये सब के सब अगर अपने टेबल पर रखी फाइल्स को निपटाने में विश्वास करें, 8 से 10 घंटे, हफ्ते में कम से कम 5 दिन भी बैठा करें, 4 दिन भी बैठा करें, तो कभी भी कोई काम पेंडिंग ही ना हो। और हमारे देश का, राज्य का, शहर का, गांव का विकास इतनी जल्दी हुआ करेगा, इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो जाएगी कि लोगों को सड़कों पर धरना करने की, हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में, कितने साल से। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य।
कई बार तो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी और हो नहीं पाता इनकी अदालत का फैसला। तो बच्चों, अभी पिछले पैराग्राफ में कवि महोदय ने देश की कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर चोट किया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो लोग सफ़ेद कार में जाते हैं और इनके जो अफसर हैं, इनके टेबल पर फाइल्स का ढेर लगा होता है, इनके टेबल को पर जो फाइल्स होती है उसे एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में कई महीने खिसक जाते हैं और कई बार तो लोगों को फाइल हाथ में ले करके भागना होता है, और सिर्फ फाइल ही हाथ में लेकर के नहीं भागना होता, इनके दफ्तरों में जो बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, उनकी जेब भी गर्म करनी होती है, तब जाकर के उनकी फाइल्स मिल पाती है, एप्लीकेशंस पर मुहर लग पाती है, साइन हो पाता है, ऐसा भी होता है। तो इस दूसरे पैराग्राफ में कवि राजेश जोशी जी ने न्यायपालिका पर चोट की है। वो कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कारों में या तेज़ी से सड़कों पर गुजरने वाले लोग होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी बारे में कह रहे हैं कि उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज़ कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से, है ना। और साथ साथ में इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ये तो सिर्फ कोट करने की बातें हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन ये जो न्याय के पुजारी होते हैं, न्यायाधीश महोदय, ये खुद लोग भी तो कई सारे मामलों का निपटारा करने में 6 महीने, साल भर, कई बार तो वर्षों लग जाते हैं, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कभी एक एक केस में 5-5 साल, 10-10 साल तक निकल जाता है और केस का निपटारा नहीं होता। लोग ऊब कर, परेशान होकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते रहते हैं और उनका डेट पर डेट लगता है, पेशी दर पेशी होती है और मामले का फैसला नहीं हो पाता। तो ये तो बस बात कहने के लिए है, जिससे इस बात को बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नेता और ये जो डीएम होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो सब भी कहते हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। लेकिन ये तो बस कहने की बात है, असली देरी करने वाले लोग तो यही लोग हैं जो इतनी तेज़ी से कार से जाना चाहते हैं, जो इतनी तेज़ी से सड़क को पार करना चाहते हैं, है ना। देखिए, इन्होंने पैराग्राफ के आखिर के 2 लाइनों में क्या लिखा है कि ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। यहाँ पर ऊपर की अदालत का मतलब स्वर्ग से है कि कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के केस का निपटारा नहीं होता और केस करने वाले लोग जो मुजरिम होते हैं, जो मुद्दई होता है, उसमें से कुछ लोग स्वर्गवासी भी हो जाते हैं, लेकिन उनके मामले का निपटारा नहीं हो पाता। और उस तंत्र से जुड़े हुए ये न्यायाधीश महोदय हैं जिनकी कार सर पर दौड़ी जा रही है, जो सड़क पर इतनी तेज़ी से गुजर करके चले जाना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में कवि महोदय ने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको, उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। आप मेरी बात को गौर से सुने, क्या लिखा है कि तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कि यह और बात है कि जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचता है वो सबसे बाद में। तो ध्यान दे रहे हैं ना बच्चे कि कितनी मार्मिक बात लिखी है कवि राजेश जोशी जी ने। अब यहाँ पर वो देश के पुलिस तंत्र पर चोट करते हुए कहते हैं कि आमतौर पर अगर सड़कों पर पुलिस ऑफिसर गुजरें तो लोग सड़क खाली करके दाएं बाएं हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी गुजरे, पुलिस की गाड़ी में अगर सायरन बज रहा हो तब तो लोगों को और भी घबराहट होती है। भले ही आम जनता ने, लोगों ने कोई गलती की हो या ना गलती की हो, लेकिन उन्हें डर तो होता ही है, भय तो होता है कि अरे बाप रे, पुलिस आ गई तो क्या पता कहाँ डंडा बरसेगा, किधर आंसू गैस के गोले छूटेंगे, किधर गोलियां चलेगी, डंडा पड़ेगा। तो सब के सब लोग सड़क छोड़ करके किनारे हो जाते हैं, अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस विभाग के साथ में ये जो डर की भावना जुड़ी हुई है,
इसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए कवि महोदय कहते हैं बच्चों को कि रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। और ये बात सही भी तो है कि पुलिस की ट्रेनिंग में, मिलिट्री की ट्रेनिंग में तो सबसे पहले उन लोगों को तेज चाल से चलना, कदम ताल करना, परेड करना, यही चीज़ें तो सिखाई जाती हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आम जनता को, जनसाधारण को इससे डर हो। पुलिस के चलने से, पुलिस के सड़क पर चलने से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव होना चाहिए, एश्योरेंस की फीलिंग आना चाहिए कि अरे पुलिस आ गई तो अब तो मामला शांत हो जाएगा, पुलिस हमारी मदद करने आ गई। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि कई बार अगर कहीं पर कोई घटना घट जाए और हम या आप पुलिस विभाग में फ़ोन करते हैं तो अक्सर वो घटना बड़ा रूप ले चुकी होती है या वो अपने आप ही सिमट चुका होता है और तब जाकर के पुलिस आखिर में आती है। जबकि पुलिस का काम क्या होना चाहिए कि जैसे ही उस मामले की खबर उस तक पहुंचे, कैसे भी, किसी भी तरीके से, उसे साइट पर तुरंत के तुरंत सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस कब पहुंचती है? पुलिस सबसे बाद में पहुंचती है ना। अब आगे आखिरी पैराग्राफ में देखते हैं कि कवि राजेश जोशी जी ने बच्चों से क्यों कहा है कि रुको बच्चों रुको। वो कहते हैं कि रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसे पहुंचने की कहीं कोई जल्दी नहीं, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है, इतनी तेज। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। तो गौर से सुनिए कि क्या कहते हैं राजेश जोशी जी। वो कहते हैं कि सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। तो आप सब बच्चों को ध्यान में होगा, आप सब बड़े बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या बोलते हैं, सड़कों पर गुजरना होता है, घर का सामान लाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना होता है, बस अड्डे जाना होता है, तो मार्केट जाना होता है, तो आप सड़कों से तो गुजरते ही हैं। तो कभी गौर किया है कि जब सड़क से किसी मंत्री की कार वगैरह गुजरती है, तो मैंने थोड़ा सा पहले भी चर्चा किया था कि उनकी सिर्फ उनकी कार नहीं होती, एक काफिला होता है, 5 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ ऐसे हो सकते हैं। और अक्सर उनकी गाड़ी के आगे आगे और पीछे पीछे 1-2 कारें, 1-2 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, जीप वगैरह, जिसमें तरह तरह के सायरन लगे होते हैं। मुझे याद है कि अभी 1-2 साल पहले सरकार ने इस बारे में कुछ नियम बदलने की भी कोशिश की है कि किस तरह की मंत्रियों को किस तरह का लाइट लगाने की इजाज़त होगी, किस तरह का सायरन बजाने की इजाज़त होगी अपनी गाड़ियों के साथ में। अब तो बस यही ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आप बड़े आदमी तभी माने जाएंगे, बड़े आदमी तभी कहे जाते हैं जब आपकी कार में एक स्पेशल कलर की लाइट लगी होगी, एक स्पेशल कलर का सायरन बजेगा। और आप बड़े आदमी तो तब तक माने ही नहीं जा सकते जब तक आपकी गाड़ी के आगे पीछे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ ना हो, गाड़ियों का काफिला ना हो, आपके पास में बॉडीगार्ड ना हो, है ना। तो कवि महोदय कहते हैं कि बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। ये जो सायरन बजाती हुई गाड़ी जा रही है तो जरूर इसके पीछे पीछे किसी बड़े मंत्री की कार आ रही होगी। और ये जो सायरन बजाने वाली गाड़ियां हैं वो क्यों आती हैं सड़कों पर? सड़क खाली कराने के लिए, कि आप जितने भी लोग हैं सड़क से उतर जाएं, सड़क को खाली कर दें, हमारे मंत्री जी इस सड़क से गुजरने वाले हैं। तो मंत्री जी को होना क्या चाहिए? मंत्री जी को तो जन सेवक होना चाहिए, लेकिन वो जनता को परेशान करने के लिए आ रहे हैं क्या? तो कवि महोदय कहते हैं कि नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, उसे तो बस रोब दिखाना है, अपना रोब प्रदर्शन करना है, अपना प्रभाव दिखाना है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अपनी ऐंठन दिखानी है, अपना गर्व जाहिर करना है। असल में उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट।
और ये जो मंत्री वगैरह होते हैं, अक्सर आप 10 मंत्रियों में से 7 मंत्रियों को देखेंगे कि वो बड़े थुलथुले से होते हैं, मोटे लंबे तगड़े से तोंद वाले होते हैं, क्योंकि ये काम कम करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं, ये दिखावा करते हैं कि काम बहुत कर रहे हैं। टोपियाँ पहनेंगे, बंडी पहनेंगे, खादी के कुर्ते पहनेंगे सफ़ेद सफ़ेद से, लेकिन इनकी तोंद बड़ी सी मोटी मोटी सी होती है। तो वही लिखते हैं कवि महोदय कि कई बार तो इनको कुर्सियों से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, उसकी गाड़ी एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। सुरक्षा का मतलब क्या? मंत्री जी का काम क्या होना चाहिए? जन साधारण को सुविधा मुहैया कराना, सुरक्षा मुहैया कराना। तो सुरक्षा के लिए जो जनसेवक हैं, हमारे नेतागण हैं, मंत्री जी हैं, उन्हीं को एक अंधी रफ्तार की दरकार है, ज़रूरत है। अंधी रफ्तार, तेज रफ्तार, कि भाई सड़क खाली करो, मुझे जल्दी से इस पर जाना है। और सड़क खाली करने के लिए उनके आगे 2-4 गाड़ियां गुजरती हैं सायरन बजाती हुई। तो फिर से कवि कहते हैं कि रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो। और आखिर के 2 लाइनों में तो इन्होंने पूरी कविता का सार ही लिख दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। तो कवि महोदय जी ने जिनकी चर्चा की, मंत्रियों के बारे में चर्चा की, न्यायाधीश की चर्चा की, पुलिस ऑफिसर्स की चर्चा की, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की चर्चा की, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा की, जिनकी कारें सफ़ेद होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जिनकी गाड़ियों के आगे पीछे तरह तरह के रंगीन लाइट्स लगे होते हैं, इनके आगे पीछे सायरन बज रहा होता है। और ऐसा होता है कि जैसे इनके आने पर ये लोग चाहते हैं कि सड़कें बिल्कुल खाली कर दी जाएं और सड़कों पर सिर्फ इनका ही राज हो। तो एक्चुअली में इन्हें जल्दी जाना है, लेकिन कहीं पहुंचना नहीं है। ये तो बस अपना रोब प्रदर्शित करते हैं, अपना गर्व दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। अगर इन्हें कहीं पहुंचना होता तो इनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं होती। ये लोगों को साथ में लेकर के चलते, लोगों को आगे ले जाने में विश्वास रखते, सिर्फ और सिर्फ खुद अकेले तेज चलने में विश्वास नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ सड़क पर अकेले अपनी गाड़ी दौड़ाने में विश्वास नहीं रखते। ये जनता को सड़क पर से हटाते नहीं, डराते नहीं, भय नहीं दिखाते, ये जनता को साथ में लेकर के चलते। क्योंकि चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या हमारी विधायिका हो, पुलिस ऑफिसर हों, नेताजी हों, मंत्रीगण हों, है ना, न्यायाधीश महोदय हों, डीएम हों, कलेक्टर हों, मजिस्ट्रेट हों, बीडीओ हों, एक्चुअली में ये सब के सब तो जनता की सेवा करने के लिए हैं, लेकिन इनके सड़कों पर गुजरने से जनता को भय होता है। तो इसीलिए चूँकि कवि महोदय जी को बच्चों की बड़ी चिंता है, बच्चों की बहुत चिंता है, बच्चों के भविष्य की। बच्चे ही तो हमारे समाज के भविष्य हैं, बच्चे ही तो हमारे समाज को आगे ले जाने वाले हैं, बच्चे हमारे सपने हैं, बच्चे हमारे भविष्य हैं, जब बच्चे हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। तो इसीलिए कवि बार बार बच्चों को सावधान करते हैं सड़क पर चलने से पहले, सड़क को पार करने से पहले, कि बच्चों सड़क पर जब आप गुजरोगे तो आपको इन सब चीज़ों से सरोकार होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भी झेलना होगा, देखना होगा कि सड़क पर मंत्री की कार जा रही है, डीएम की कार जा रही है ना, कलेक्टर की कार जा रही है, किसी नेता की गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी जा रही है। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इनकी गाड़ियां बड़ी तेज़ रफ्तार से जाएंगी। इनकी गाड़ियां चाहेंगी कि सड़कें खाली हो जाएं, और इनकी गाड़ियों की रफ्तार बड़ी तेज़ होगी। तो इस चीज़ का डर है कि बच्चे जो नर्म मुलायम कोमल स्वभाव के होते हैं, सीखने वाले होते हैं, जरा सा भी अगर बच्चों से असावधानी ना हो जाए तो बच्चे कहीं इन गाड़ियों के नीचे ना आ जाएं। तो इसीलिए कवि राजेश जोशी जी बार बार कहते हैं कि रुको बच्चों रुको, अगर सड़क पर इन लोगों की गाड़ियां गुजर रही हों तो आपको कितनी सावधानी से चलना है, कितना ध्यान से आगे बढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने अभी आपको आपके पाठ की कविता
रुको बच्चों रुको, ये पढ़ करके सुनाई, जिसके कवि थे राजेश जोशी जी, है ना। तो आगे चल करके मैं इस लेक्चर का, इस कविता का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। और इसके साथ साथ ही अगर इसमें कुछ भाषा की बात है, व्याकरण की बातें हैं, तो वो भी शब्द, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। वो गद्य हो सकता है, पद्य हो सकता है, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग। इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं, शुभ विदा।